अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जी फिजिक्स 101 लेक्चर नंबर 3 की। लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा जो है वो एक बात प्रीवियस लेक्चर से जो है वो बताता चलूँ। हमने यहाँ पर हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो है वेक्टर को ऐड करना सीखा था। तो मैंने आपको बताया था कि जनाब ये वाला जो वेक्टर आपको नजर आ रहा है जिसका हेड हेड के साथ होगा और जिसकी टेल टेल के साथ होगी, वो बेसिकली मैंने बाय मिस्टेक प्रीवियस लेक्चर में वेक्टर कह दिया था, वो रिजल्टेंट वेक्टर था। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर से मुराद ये होती है कि आपका अगर हेड हेड के साथ है दूसरे वेक्टर के साथ और टेल टेल के साथ होगा तो दिस मीन्स कि वो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ये देखें यहाँ पर इसने c इक्वल टू a प्लस बी लिखा हुआ है और इस तरह इसको यहाँ पर इसने जो ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 3 की तरफ। काइनेमेटिक्स 2 इसका नाम है जी। और काइनेमेटिक्स के अंदर हम बात करेंगे कुछ डेरिवेशंस की। डेरिवेशन आपने अगर मैथ 101 पढ़ी हुई है या अगर आपने ICS फिजिक्स किया है या FSC आप करके आए हुए तो आप लोगों को इसके बारे में बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। तो डेरिवेशन होती क्या है? डेरिवेशन से मुराद ये होती है कि आपने कुछ रूल्स और रेगुलेशन डेरिवेशन के अप्लाई करने होते हैं और आपके पास उसके बाद जो है वो रिजल्ट आ जाता है। पहला काम आपको सिर्फ ये एफ ऑफ एक्स के बारे में बता रहा है, ये आपने मैथ के अंदर पढ़ा हुआ है। एफ ऑफ एक्स से मुराद जनाब ये होती है कि आपके पास फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर आपके पास जो वेरिएबल का नेम होगा वो एक्स होगा। अब दूसरा पॉइंट देखें, फंक्शन डज नॉट ऑलवेज हैव टू रिटन बी एज एफ ऑफ एक्स। वो कह रहा है कि हम जो है वो फंक्शन के अंदर कभी भी ये नहीं कर सकते कि हम जो है वो फंक्शन को खाली एफ ऑफ एक्स लिखें। इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ भी हो सकता है, आप एक्स ऑफ टी भी लिख सकते हैं, जो इसने आपको आगे बताया हुआ है। देखें पहले इसने एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है और उसके बाद इसने आगे एक्स ऑफ टी लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं ये भी फंक्शन है। ये भी आपको एक एमसीक्यूज आ सकता है कि एफ ऑफ एक्स ही हमेशा हम फंक्शन को लिख सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं, एफ ऑफ एक्स के अलावा हम कुछ भी फंक्शन को लिख सकते हैं, बशर्ते ये कि हमारा लिखने का तरीका ठीक हो। और लिखने का तरीका क्या होता है? पहले आपका पीछे एक्स का नाम या एफ या फंक्शन का नेम होता है और उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर आपने किसी भी वेरिएबल का नाम जो है वो डिक्लेयर करना होता है। उसके आगे डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या है? आपने क्वोशिएंट रूल के बारे में सुना होगा जनाब। क्वोशिएंट रूल से मुराद ये होती है कि जब आपके पास दो वैल्यूज डिवाइड हो रही होती हैं, ओवर के अंदर की वैल्यू आपके पास आ रही होती है, तो हम जो है वहाँ पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। क्वोशिएंट रूल देखें यहाँ पर जो नीचे वाली वैल्यू होती है जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर हमारा जो है वो डिनोमिनेटर ही रहेगा और उसके बाद जो हमारा नोमिनेटर होता है उसके अंदर फर्स्ट वैल्यू एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड वैल्यू एज इट इज, और उसके बाद हम फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं और दरमियान में साइन जो है वो माइनस का आता है। तो ये बेसिकली डेरिवेटिव का रूल होता है। ये आपको इंशाल्लाह मैथ 101 के अंदर बहुत अच्छे तरीके से आपके लेक्चरर समझा देंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आप लोगों को बेसिक फार्मूले का जो है वो इल्म यहाँ पर या नॉलेज आपको यहाँ पर देता चलूँ। उसके बाद देखें स्टूडेंट, ये जो लिमिट है जो कि डेल्टा टी है, ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ये आपकी एज इट इज रहेगी। ग्राफिकली हम इसको इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये पेपर में यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जाता, तो आप लोगों ने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। उसके आगे वो कह रहा है लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ अ सिंपल फंक्शन। अब आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम सिंपल फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो कैसे लेते हैं जी। तो स्टूडेंट सिंपल जो डेरिवेटिव होता है वो लिखने का क्या तरीका होता है, मैं आपके यहाँ पर फिजिकली जो है वो लिख के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक्स ऑफ टी ये टी स्क्वायर के बराबर है। जब आपने डेरिवेटिव लेना होता है तो डेरिवेटिव आप किस तरह लेंगे? डेरिवेटिव आप ये जो आपके पास पावर होती है ये आपकी शुरू में आ जाती है। अब आपके पास यहाँ पर टी का स्क्वायर था तो पावर आपकी शुरू में आ जाएगी और उसके साथ ये जो आपके पास कोई भी यहाँ पर वेरिएबल हो सकता है वो आपका यहाँ पर एज इट इज रहेगा अगर तो वो कांस्टेंट है तो। इसके अलावा यहाँ पर जो आपके पास पावर होता है डेरिवेटिव के अंदर हम उसको -1 कर देते हैं, तो यहाँ पर 2 -1 आ जाएगा जो कि 1 के बराबर है, जो कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 -1 है, सॉरी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 और t। तो इस तरह से हम जो है वो सिंपल डेरिवेटिव जो है वो ले सकते हैं। ये आपका पेपर में क्वेश्चन आता होता है। सिंपल से डेरिवेटिव के MCQ के बारे में आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। उसके आगे वो आपसे कह रहा है कि अगर आपने कोई सिंपल फंक्शन का डेरिवेटिव लेना हो या आपने कोई इस तरह का डेरिवेटिव लेना हो तो क्या करेंगे आप? वही काम हम करेंगे जिस तरह हमने आपको बताया, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। अगर कोई प्रोडक्ट होगा तो उसको प्रोडक्ट के बारे में लगाएंगे, माइनस प्लस होगा तो आपके पास एज इट इज जो होगा वो डेरिवेटिव आ जाएगा। कुछ रूल्स और रेगुलेशन है डेरिवेटिव को समझने के। होपफुली आपको ये तमाम तरह आपने पहले भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हुए तो आप इंशाल्लाह ये मैथ 101 के अंदर पढ़ लेंगे। जो जितना मैंने आपको बेसिक नॉलेज दे दिया है यही बेसिक नॉलेज आपके लिए यहाँ पर काफ़ी है। उसके आगे स्टूडेंट्स आपको बता रहा है इन एग्जैक्टली द सेम वे यू कैन शो दैट इफ एक्स ऑफ टी इक्वल टू टी एन देन। अब यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि अगर एक जनरल फॉर्म में टी एन होता तो क्या होता, इसको भी मैं आपको यहाँ पर करके बता देता हूँ। टी अगर एन होता तो डेफिनेटली जो पावर है वो शुरू में आ जाती है। अब यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास टी था तो टी आ जाएगा। अब चूंकि हमने पावर में से 1 माइनस करना होता तो यहाँ पर एन पावर है, एन में से माइनस कर दें 1, तो ये आपके पास एक जनरल फॉर्म बन जाएगी किसकी? अगर आप जो है वो एक्स ऑफ टी, इस एक्स ऑफ टी का मतलब है डी ओवर डी एक्स। ये बात याद रखिएगा, अपने माइंड में रखिएगा, इक्वल्स टू।
तो यही फार्मूला आपको यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन्होंने करके बताया हुआ है, जो मैंने आपको यहाँ पर फिजिकली तौर पे समझा दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को, इस रिजल्ट को याद रखिएगा। ये आपसे पेपर में एज अ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है और आपसे क्विज में भी ये पूछा जा सकता है। उसके आगे स्टूडेंट्स आपको मजीद बताया जा रहा है, लेट अस अप्लाई द अबव इक्वेशन फॉर द फंक्शन व्हिच रिप्रेजेंट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी विच कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सी लेक्चर 2। ये मैं आपको ऑलरेडी इक्वेशन बता चुका हूँ, जब मैंने आपको कहा था इसका मजीद आगे जो है वो आपके पास जो एक्सप्लेनेशन होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। तो ये वही एक्सप्लेनेशन है। ये देखें, ये आपके पास जो है वो इक्वेशन है जो कि हमने सेकंड लेक्चर में जो है वो डिस्कस की थी, एक्स टी इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव इसका बड़ा सिंपल है, जो आपका कांस्टेंट फंक्शन होता है। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है दैट इज एक्स नॉट, ये जो आपको एक्स नजर आ रहा है और इसका जो आपको छोटा सा जीरो नजर आ रहा है, बेसिकली इसको हम एक्स नॉट जो है वो पढ़ते हैं। तो ये जो एक्स नॉट है ये कांस्टेंट है, और याद रखिएगा कांस्टेंट जो डेरिवेटिव होता है, या हम अगर कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो जीरो के बराबर हो जाता है। उसके आगे प्लस वी नॉट, चूंकि टी भी कांस्टेंट था, अब इसका जहाँ पर कांस्टेंट होगा खाली होगा वो वहाँ पर इसका 1 आ जाएगा, और जो बिल्कुल नंबर कांस्टेंट होगा उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। ये बातें अपने माइंड में रखिएगा। एग्जाम्पल के लिहाज से मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपके पास जो है वो d/dx है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 4 का। 4 चूंकि बिल्कुल कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। और अगर जनाब d/dx होता और आपके पास कोई वेरिएबल होता लाइक t, तो अब चूंकि ये खाली t है तो t का वेरिएबल जो होगा वो 1 होगा। इस तरह x कर लें, y कर लें, z कर लें, और ये बात याद रखिएगा अगर यहाँ पर t है तो यहाँ पर भी t आएगा, ये x नहीं आएगा। ठीक है, ये कुछ डेरिवेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट बातें हैं, डेरिवेटिव के हवाले से इसको याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में, यहाँ से MCQs आपके ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। उसके आगे ये वो कह रहा है कि जो dv/dt, वो कह रहा है अगर आप खाली a का लेते हैं जो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होगा, और 0 प्लस a जो है वो आपके पास a के बराबर हो जाएगा। तो आपका ये रिजल्ट था, जिस रिजल्ट के अंदर उन्होंने आपको ये बेसिकली इन्फॉर्म किया है कि अगर आप किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा, और अगर आप किसी वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। उसके आगे जनाब आपसे कुछ बात कर रहा है कि अगर आप g की वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं तब क्या होगा। g हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को, और ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, दैट इज 9.8। और ये जो आपको यहाँ पर साइन नजर आ रहा है, इसका मतलब ये होता है दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, नॉट दिस इज इक्वल टू। ऑलमोस्ट इक्वल टू का मतलब है कि ये बराबर है, हम कह सकते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पे हम इसको g को 10 के बराबर कह सकते हैं। मैं इसको इस तरह नहीं लिख सकता कि g इक्वल टू 10, क्योंकि इसका मतलब है कि g पूरा पूरा बराबर है, यानी ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो पूरी पूरी 10 के बराबर है। मैं इसको कहूँगा g इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ms-1। तो ये आपके पास यहाँ पर शो करता है दिस इज एक्चुअली द ऑलमोस्ट इक्वल टू, ये भी आपसे पेपर में पूछा जाता है। उसके आगे स्टूडेंट्स आपको मजीद डेरिवेटिव के कुछ रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बताया जा रहा है। अब हम बात करेंगे जी, सिंगल डेरिवेटिव होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम डबल डेरिवेटिव की बात करने जा रहे हैं। डबल डेरिवेटिव से मुराद होता है कि आपने एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया, उस एक दफ़ा डेरिवेटिव लेने के बाद आपने उसका दोबारा डेरिवेटिव ले लिया, और जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे वो हम उस आंसर का जो है वो डेरिवेटिव लेंगे जिसका हमने एक दफ़ा ऑलरेडी डेरिवेटिव ले रखा है। तो ये बातें भी याद रखिएगा। आगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा है एक्स और वाई डायरेक्शन के हवाले से। ये आपके पास एक इक्वेशन है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, r इक्वल टू एक्स ऑफ टी आई प्लस वाई टी जे। अभी जो आपको यहाँ पर आई और जे शो हो रहे हैं, बेसिकली ये यूनिट वेक्टर्स हैं जी। और अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो इसकी जो कुछ कंडीशन और टर्म्स और कंडीशन होंगी वो आपके सामने कुछ इस तरह की आ जाएंगी। उसके आगे वो कह रहा है हेयर द यूनिट वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर आई और जे आर फिक्स, मैंने आपको बता दिया कि यूनिट वेक्टर्स है और ये फिक्स्ड है। फिक्स से मुराद ये है कि ये चेंज नहीं होते एंड दे डू नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। ये भी बात याद रखें कि ये डिपेंड नहीं करते, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये टाइम के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करते। ये भी आपका एक MCQs आपसे पूछा जाता है। उसके आगे बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पेपर में बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है, तो जनाब वो ये है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है किसी भी दो वेक्टर्स का, वो हम उसको किस तरह लिखते हैं, तो उसको लिखने का तरीक़ेकार A डॉट B। ये बात याद रखिएगा, जहाँ पर स्केलर का वर्ड आएगा तो स्केलर के अंदर हम जो है वो डॉट को इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर भी वर्ड स्केलर का आएगा वहाँ पर हम डॉट को इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ हम कोस थीटा का जो एंगल है उसको इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर आपने इसको क्या करना है, अगर आपने कोई प्रोजेक्शन लेना है, प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि साया, तो अगर आप ए बी कर रहे हैं तो आप बी ऑन ए बी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपने क्या करना है, अगर आपने इसको यूनिट वेक्टर के अंदर लिखना है तो यूनिट वेक्टर के अंदर लिखने का तरीकेकार क्या होता है, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू
आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि अगर आई डॉट आई बराबर होगा तो वो 1 के बराबर होगा। मैं अगर आपको ये फिजिकली तौर पे लिख के भी दिखाऊं तो जी, तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कि आपको आपके साथ आपके लेक्चर में शेयर की गई हैं। देख लें, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू 1 एंड आई डॉट जे इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आई डॉट आई होगा तो ये 1 के बराबर होगा, यानी अगर आई के साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 के बराबर है। इसी तरह जे के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 1 के बराबर है, और अगर आई जो है वो जे के साथ मल्टीप्लाई हो या जे आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर 0 के बराबर होगा। इसको हम जो है वो जनाब डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और याद रखिएगा, डॉट जो प्रोडक्ट होती है वो बेसिकली आपकी क्या प्रोडक्ट होती है? वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर प्रोडक्ट होती है, जो कि आपके साथ आपके लेक्चर के अंदर यहाँ पर जो है वो शेयर किया गया। यहाँ तक आपका लेक्चर था जी। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपको कमेंट कर रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट मजीद अच्छी तरह से क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।